सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो कोस्ट गार्ड में एक नया नोटिफिकेशन अभी आया है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में भर सकते हैं। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांग रहा है, स्टैंडर्ड्स मांग रहा है और कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न होगा, पूरा नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये कोस्ट गार्ड ने अभी आज के डेट में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे 4 दिन पहले 10 जून को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, सबसे पहले तो जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, ये नाविक जनरल ड्यूटी काडर के लिए हुआ है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए हुआ है और ये यांत्रिक बैच के लिए हुआ है। 3 एप्लीकेशंस कोस्ट गार्ड ने एक साथ दिखाई है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। जो पोस्ट आई है, यानी 3 पोस्ट जो आई हैं, वो नाविक जनरल ड्यूटी है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है और यांत्रिक काडर है। तो इनकी वो देखेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है मेल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, ओनली मेल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं, इंडियन सिटीजन्स। तो अगर आप इंडियन मेल सिटीजन हैं तो आप भर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? नाविक जनरल ड्यूटी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 पास विथ मैथ्स और फिजिक्स। आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड काउंसिल ऑफ बोर्ड से आपने किसी एजुकेशन करी हो किसी स्कूल से, आपके पास फिज़िक्स और मैथ्स में 10+2 आपने पास करी हो। उसके बाद दूसरा है डोमेस्टिक ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच काडर में जो आपकी सिलेक्शन होती है वो होती है या तो एज स्टीवर्ड या एज कुक। इस 2 एंट्री के लिए डोमेस्टिक ब्रांच है कि आपको कुकिंग करनी है या स्टीवर्ड का रोल करना है, वो काम है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का। तो इसमें 10th पास कैंडिडेट्स मांगे हैं बस, जो वही स्कूल रिकॉग्नाइज है स्टेट बोर्ड द्वारा या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके बाद तीसरा है यांत्रिक काडर में। यांत्रिक काडर में आपने 10th पास करी है और उसके बाद अगर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, यानी रेडियो और पावर सेक्शन में आपका सिलेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 या 4 साल का, तो वह आप एलिजिबल हैं। आपने अगर 12th कर रखी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10th के बाद आपने 12th कर रखी है और उसके बाद डिप्लोमा कर रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 या 3 साल का, तो आप यांत्रिक काडर के लिए एलिजिबल हैं। इन तीनों काडर में इन्होंने ये भी बता रखा है कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जगह आपने अलग अलग इंजीनियरिंग भी कर रखी है, आपकी क्वालिफाइड डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है तो भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भर सकते हो। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट ये बता रखी है कैटेगरी का, मिनिमम 18 से मैक्सिमम 24 ईयर्स 22 ईयर्स की जो एज लिमिट बताई है वह भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ जो इन्होंने बता रखी है। आप इसके दूसरे पेज में देखोगे नोटिफिकेशन के, तो जो एज लिमिट बता रखी है वो नाविक जीडी और यांत्रिक काडर में 1 फरवरी 2000 से 2004 के बीच की होनी चाहिए और जो डेट ऑफ बर्थ होगी डीबी के लिए वो 2000 से 31 मार्च 2004 तक की होनी चाहिए। इसमें क्योंकि आपकी कोस्ट गार्ड में जो एंट्री होती है वो रिजर्वेशन बेस्ड भी होती है कुछ कास्ट कैटेगरीज़ के लिए, तो एज रिलैक्सेशन 5 साल का SC/ST को दिया गया है और 3 साल का OBC के लिए भी दिया गया है। वैकेंसी अगर हम देखेंगे तो वैकेंसी जो इन्होंने बता रखी है वो नाविक जनरल ड्यूटी काडर में 260 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। वैसे ही डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 वैकेंसी इन्होंने बता रखी हैं और यांत्रिक मैकेनिकल काडर के लिए 20 बताई हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 13 बताई हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 बताई हैं। तो ये वैकेंसीज़ भी परमानेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट होंगी अलग अलग अवेलेबिलिटीज़ में ट्रेनिंग स्लॉट के हैं कि नहीं है। और 2 ही एंट्री होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिकल की, एक होती है मैकेनिकल की। तो यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर को इलेक्ट्रॉनिक्स रेफ़र करा जाएगा इन्होंने बताया है। और अगर सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके साथ इसका डिस्कस कर लेता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका मेरिट में होगा, परफॉर्मेंस इसका स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आप देख सकते हो पासिंग मार्क्स क्या होंगे, हर कैटेगरी के लिए इन्होंने पासिंग मार्क्स बता रखे हैं। अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो रिटर्न टेस्ट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 का आपको पासिंग मार्क्स इतना होना चाहिए, कंपलसरी पासिंग मार्क्स है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 के क्वेश्चन पेपर में। फिर जो सेक्शन व होगा, वेरियस सेक्शन के कैसे कैसे मार्क्स होंगे, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बता रखे हैं। मैथ्स 20 मार्क्स का आएगा, सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन दे रखे 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10। पासिंग मार्क्स कितना होगा वो बता रखा है। तो ये पूरा इन्होंने रिटर्न एग्जामिनेशन का बता रखा है, जो आप डिस्कस कर सकते हो और देख सकते हो अच्छे से। इसके तीसरे पेज में नोटिफिकेशन में भी यही डिस्कस कर रखा है, और ये पूरा रिटर्न एग्जामिनेशन कैसे होगा, कैसे सेक्शन वाइज पेपर आएंगे, कितने क्वेश्चन आने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, उसमें पासिंग मार्क्स कितना होगा, अनरिजर्व के लिए 20 होंगे और 17 होंगे उसके लिए। तो ये उन्होंने डिस्कस कर रखा है। फिर क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 4 ऑप्शंस के साथ ये इन्होंने बताया हुआ है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एग्जामिनेशन टेस्ट में। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टाई ब्रेकिंग रूल्स मेरिट में आया तो कैसे कैसे स्कोर मार्क्स जिसने पहले सेक्शन में करा हुआ है वो अपीयर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2 कैंडिडेट्स के ज़्यादा सेम मार्क्स आ गए स्टेज 1 में, टाई हो गया, तो उसको कैसे ब्रेकआउट करेंगे, जिसके सेक्शन 1 में नाविक जीडी के ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको प्रेफरेंस करी जाएगी, और एग्रीगेट परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क्स में 10th और उसका फिर ज़्यादा आया 10th और 12th में, फिर उसको रेफर करा जाएगा। तो बहुत परसेंटेज और उसको लेके मेरिट डिसाइड कर रहे हैं, ये एक एक करके आप रीड कर सकते हो। स्टेज 2 में कैंडिडेट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अगर वो स्टेज 1 रिटर्न एग्जामिनेशन के मेरिट में आ जाता है। स्टेज 2 में कैंडिडेट को आप ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, वैकेंसी अवेलेबल में अगर वो आ जाता है तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट अगर हो गया स्टेज 2 में तो उसको कुछ अपलोड करने पड़ेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन कर रखे हैं इन्होंने पैरा 6 वगैरह में, जो हम चेक करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। ई एडमिट कार्ड विल नॉट बी जनरेटेड जब तक आपने स्टेज 2 का नहीं दिया है। तो स्टेज 2 में आपका क्या है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। फिजिकल फिटनेस में आपको 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कवर करना है, उठक बैठक 20 करनी है, 10 पुशअप्स करने हैं। तो ये पीएफटी टेस्ट है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हो गए ऑनलाइन एप्लीकेशन में, जो जो आपने अपलोड करें या दिखाए हैं, वो सारे डेट ऑफ बर्थ, नेम, पेरेंट्स का, ये सब चीज़ चेक करा जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका नाम का इनिशियल आप लिख देते हैं आर शर्मा, और फिर वहाँ पर जाके निकलता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने नाम है राहुल शर्मा। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स जो आते हैं उनका बहुत अलग अलग केस हो जाता है। तो जो आपका मेट्रिकुलेशन में सर्टिफिकेट है वही आप भरिए और वही चीज़ को अपलोड करिए, वही डॉक्यूमेंट्स को दिखाइए। चौथे पेज में इन्होंने वैलिडिटी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स करनी है, वो बता दिए 30 अप्रैल 22 तक हो जाएगा। मिसमैच हुआ या कुछ भी ख़राब हुआ तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्लियर कह रहे हैं। फिर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आप पास फेल हो गए, डॉक्यूमेंट्स भी सही हो गए, तो उसका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसमें आप अगर फिट हो गए तो सही है, अगर टेम्पररी रिजेक्ट हो गए तो फिर आपको 42 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि आप वो टेम्पररी जो भी आप में प्रॉब्लम है उसको आप सही करके वापस अपीयर हुई है मेडिकल के लिए। और इस चीज़ के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करके आना पड़ेगा, और एक बार आप उसमें क्लियर हो गए, स्टेज 1 स्टेज 2 की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका स्टेज 3 का मेरिट बनेगा ऑल इंडिया बेसिस पे, और फाइनल मेडिकल आईएनएस चिल्का में आपको बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ई एडमिट कार्ड के साथ स्टेज 3 फाइनल मेडिकल्स के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पर चेक करा जाएगा अगर आप बिल्कुल सही हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक करे जाएंगे, और अगर आप उधर में सही डॉक्यूमेंट्स टेस्टिंग में वेरिफिकेशन में पास हो गए और कोई मिसमैच नहीं है तो आपको इसमें डाल दिया जाएगा। फाइनल मेडिकल्स उसके बाद हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। एक बार फाइनल मेडिकल्स हो गए, वो हो गया, और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, अदर फॉर्म्स, वो सब आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो वहाँ पर होगा। एक बार आपने सिलेक्शन हो गया उसके बाद, तो ये चौथे पेज में बता रखा है। फिर इसके बाद जो चौथा स्टेज है में इन्होंने बता रखा है, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद वो ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। तो अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर जाना है, ये इन्होंने 5वें पेज पे 6ठे पॉइंट पे बता रखा है कि आपको 2 तारीख को जुलाई में 10 बजे से लेकर 16 जुलाई तक शाम को 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये बता दूं, कोस्ट गार्ड के जो फॉर्म्स भरने होते हैं वो इसी टाइम ड्यूरेशन में भरते हैं। बहुत ही रेयर केस में कोस्ट गार्ड अपनी डेडलाइन को फॉर्म की एक्सटेंड करता है, बहुत ही रेयर केस में। जनरली कोस्ट गार्ड नहीं करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, और अब तो कोविड का टाइम है, तो उस केसेस में भी जो एप्लीकेशंस आएंगी और उनका रिटर्न एग्जामिनेशन रीजनल बेस होगा, जहाँ जहाँ उनके नियर बाय सेंटर्स होंगे, तो उस केस में वो प्रेफर करेंगे जितने कम लोगों को बुलाएं उतना बेटर है। तो आपको ये फॉर्म एप्लीकेशंस जो भरने हैं
इसी ड्यूरेशन में भरने हैं और कोई एक्सटेंडेड टाइम या डिले नहीं करना है। अगर आपने इस बार फेल कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसमें ये भी कह रहा है कि आपको कोई एक पोस्ट के लिए भरना है, नाविक डीवी, नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए किसी एक पोस्ट के लिए आपको भरना है। उसके बाद आपको अगर डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं एप्लीकेशन में वो भी दिखा दिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम में कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आने हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ से लेके स्कैन सिग्नेचर इमेज, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, 10th क्लास मार्कशीट। और अगर आप 18 ईयर्स से कम हैं एज के तो पेरेंट्स का सिग्नेचर की कैंडिडेचर, आपका कुछ भी कभी कैंसिल करना हो तो पेरेंट्स का एक एफिडेविट मांग रहे हैं, नॉर्मल सिग्नेचर की दे आर अवेयर कि आप 18 साल से नीचे हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको अपलोड करने हैं वो 12th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास सर्टिफिकेट्स, जीडी कैंडिडेट्स को करने हैं ये सिर्फ। यांत्रिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को जो करने हैं और 12th क्लास मार्कशीट्स अगर कंप्लीट करी है तो करना है। अगर 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करा है तो ये नहीं होगा आपके केस में। फिर इसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन क्लियर हो गया, तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं सारे कैंडिडेट्स को वो ये करने हैं, अपना सीजीपीए सर्टिफिकेट, ग्रेड सर्टिफिकेट जो भी आपका 10th का है, या एनओसी भरनी है आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं, एडिशनल मार्कशीट्स अगर कुछ हैं। जीडी कैंडिडेट्स के लिए आपको 12th का ही मार्कशीट वगैरह अप्लीकेबल है, अपलोड करना है। यांत्रिक के लिए आपको सीजीपीए ग्रेड आपकी जो परसेंटेज है रही है डिप्लोमा में वो करनी है, डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, ये सब अपने अपने जैसे जो जो आपकी एलिजिबिलिटी है जिस भी पार्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जीडी के लिए या डीबी के लिए या यांत्रिक के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपलोड करना है। और अगर आप स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट हो गए तो जो डॉक्यूमेंट्स एडिशनल आपको अपलोड करने हैं वो ये हैं। इसके बाद सेक्शन सी में इन्होंने जो बता रखा है वो एग्जामिनेशन फ़ी बताई है कि जो कैंडिडेट हैं एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट जिनको 250 रुपीज़ नहीं भरना है, बाकी सर को 250 रुपीज़ भर के ऑनलाइन मोड करके नेट बैंकिंग से पेमेंट करके आपको एडमिट कार्ड विल बी इशूड हुआ जाएगा। जो सक्सेसफुली एग्जामिनेशन फ़ी भर देंगे 250 रुपीज़ की आपकी एग्जामिनेशन फ़ी होंगे। अगर आपने एक बार फीस पे कर दी वो रिफ़ंड नहीं होगी, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट पेज में सिटी का चॉइस बता रखा है आपको, एग्जामिनेशन सिटी कहाँ कहाँ पर होगा आपके नियर बाय कैंडिडेट्स। अगर आपके 30 किलोमीटर के अंदर कोई एरिया है एग्जामिनेशन सिटी में डाला हुआ है तो आपको उधर ही अप्लाई करना है। ये टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने बताया हुआ है कि एग्जामिनेशन कब होगा और ई एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं जीडी के लिए, डीबी के लिए और यांत्रिक के लिए कब स्टेज 1 का एग्जामिनेशन होगा, स्टेज 2 का होगा और स्टेज 3 का कब कब होगा, एक जनरल आइडिया दे रखा है। रिजल्ट डिक्लेरेशन बता रखा है कि कैसे लॉगिन करके आपको अपना आईसीजी वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक करना है। हर स्टेज के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आने ये भी क्लियर बताए हुए हैं कि अगर आप स्टेज 1 में अपीयर कर रहे हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, अगर आप स्टेज 2 के लिए अपीयर कर रहे हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, अगर आप स्टेज 3 के लिए कर रहे हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, क्लियर बताया हुआ है। फिर उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं, जो जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड्स मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको, यही चीज़ हाइट। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स बता रखे हैं, जो जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड्स मैं आपको बताता रहता हूँ कि हाइट, चेस्ट, वेट कितना होना चाहिए, वही मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको इधर बता रखे हैं नॉर्मल जो रिक्वायर्ड होते हैं इस एग्ज़ाम। टैटू के लिए क्या कोस्ट गार्ड की पॉलिसी है वो बताई हुई है कि कोई विजिबल एरिया पे टैटू नहीं दिखना चाहिए और जनरली टैटू नॉट अलाउड होता है, परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट अलाउड। ट्रेनिंग के लिए बता रखा है कि कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी INS छिलका में। अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आप फाइनल मेरिट लिस्ट में पास हो गए तो कितने कैसे ट्रेनिंग होगी। अगर कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है तो आपको क्या करना है, किसी भी ग्राउंड्स में अगर आपको निकाल दिया जाता है तो उसके बाद आप फिर कभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एडिशनल डिटेल्स हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे पूरा इन्होंने डिटेल दे रखी है कि कैसे आपको कुछ भी चीज़ हुई, फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट पढ़ूँ तो इंडियन कोस्ट गार्ड नो कैंडिडेट शुड मिसबिहेव इन एनी मैनर और क्रिएट डिसऑर्डरली सीन इन द एग्जामिनेशन प्रोमाइसेस। ट्रैवल एक्सपेंसेस का बताया हुआ है कि आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या दिया जाएगा कोस्ट गार्ड की तरफ से अगर आप 30 किलोमीटर के एरिया से ज़्यादा जा रहे हैं कहीं पे भी स्टेज 1 की टेस्टिंग के लिए। पे पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, पॉइंट नंबर 14 में। पेज नंबर 11 पे ये बता रहे हैं कि क्या क्या पे पर्क्स है। जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए आपका इनिशियल 21,700 पे है, फिर उसके बाद डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भी सेम ही है, एंड यांत्रिक के लिए 29,200 है। देन आपका इसके बाद है प्रमोशन एंड प्रक्यूजिट्स। अगर आप देखेंगे तो क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं जब आप हायर रैंक पे चले जाते हैं तो आपकी पेमेंट कितनी हो जाती है वो बताया हुआ है। एंड अदर बेनिफिट्स आपको राशन एंड क्लोथिंग मिलता है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है, 45 डेज अर्न लीव मिलती है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ग्रेचुटी है,
कैंटीन एंड लोन फैसिलिटीज़ है, ईजी एजेस मेडिकल स्कीम है, इंश्योरेंस कवर आपका 50 लाख तक का हो रखा है, पे पर्क्स वगैरह बता रखे हैं एंड पेज नंबर 11 में ये बताया हुआ है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड इस वीडियो में मैंने पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया कि कितनी आपकी वैकेंसीज़ हैं हर ब्रांच में और कितनी एलिजिबिलिटी है और आपको क्या क्या रिमेंबर रखना है जब आप पेपर देने जा रहे हैं, ये वाला क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको चैनल को डायरेक्टली सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें।